हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं लेकर आया हूँ भौतिकी विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। जिस भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जनरल साइंस पूछा जाता है उसके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पहला क्वेश्चन है, सर्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम का प्रस्तुतकर्ता कौन थे? केपलर थे, न्यूटन थे, गैलीलियो थे या कोपरनिकस थे? तो इसका आंसर, सही आंसर होगा न्यूटन। और जो इसका क्वेश्चन का जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है F=g m1m2/r का स्क्वायर, जिसमें ये होता है ग्रेविटी, ये होते हैं मास जिसको आप द्रव्यमान भी कहते हैं, और ये होता है डिस्टेंस। तो अगर आप g की वैल्यू निकालने की बात करें तो g की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम स्क्वायर। तो ये इसका होता है। अगर पृथ्वी के केंद्र की बात करें तो जी जो होता है उसका जो मान होता है वो 0 होता है। केंद्र पर कोई भी उसका ग्रेविटी नहीं लगती है। और अगर विषुवत रेखा इक्वेटर पर जाएं तो जी न्यूनतम होता है। तो जी इक्वेटर पर न्यूनतम होता है और आपके पोल्स जो कि ध्रुव होते हैं उस पर अधिकतम होता है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, पृथ्वी पर सूर्य द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल सूर्य पर पृथ्वी द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल का अपेक्षा कम होता है, सूर्य पर पृथ्वी द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होता है, सूर्य पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल की अपेक्षा अधिक होता है, या फिर वर्ष भर एक समान रहता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। पृथ्वी पर सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल सूर्य पर पृथ्वी द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होता है। तो ये आंसर इसका सही हो जाएगा। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, पृथ्वी व सूर्य के बीच की दूरी यदि वर्तमान दूरी की अपेक्षा 2 गुनी हो जाए तो पृथ्वी पर सूर्य द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल कैसा होगा? पहले की अपेक्षा 2 गुना होगा, पहले की अपेक्षा 4 गुना होगा, पहले की अपेक्षा आधा होगा, पहले की अपेक्षा 1/4 होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा डी। पृथ्वी व सूर्य के बीच की दूरी यदि वर्तमान दूरी की अपेक्षा 2 गुनी हो जाए, ठीक है, अगर 2 गुनी दूरी हो जाए पृथ्वी और सूरज की, तो गुरुत्वाकर्षण बल जो न्यूटन के द्वारा बताया गया था उसमें क्या होगा कि पहले की अपेक्षा 1/4 हो जाएगी। 1/4 क्या हो जाएगी? गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा। तो 1/4 हो जाएगा। जैसे पहले ज़्यादा लगता था तो अब 1/4 लगेगा, उसका 1/4 भाग लगेगा, मतलब 25% लगेगा 100 में से। पहले 100% लगता था, अब सिर्फ 25% लगेगा, तो वो 1/4 होगा। इसके बाद बात करते हैं चौथा क्वेश्चन, किसी पिंड का द्रव्यमान उसके अपने भार से भिन्न होता है क्योंकि द्रव्यमान एक चर राशि है जबकि भार स्थिर राशि है। भिन्न भिन्न स्थानों पर द्रव्यमान में बहुत कम और भार में अधिक परिवर्तन होता है। विषुवत रेखा में ध्रुवों पर जाने से द्रव्यमान स्थिर रहता है और भार में वृद्धि होती है। या डी ऑप्शन, पदार्थ की मात्रा का मापक द्रव्यमान है किंतु भार एक बल है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अगर किसी पिंड का द्रव्यमान उसके अपने भार से भिन्न होता है तो क्योंकि पदार्थ की मात्रा का मापक क्या होता है? पदार्थ की अगर आप मापक बोलेंगे तो द्रव्यमान होता है, मतलब मास होता है, ठीक है। और लेकिन किंतु भार का क्या होता है? भार का क्या होता है? भार एक बल है, इसीलिए पदार्थ की मात्रा का मापक द्रव्यमान है किंतु भार एक बल है। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन है, किसी पिंड का भार पृथ्वी पर सभी स्थानों पर एक समान होता है, ध्रुवों पर अधिकतम होता है, विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है, मैदानों की उपेक्षा पहाड़ों पर अधिक होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी। क्या होता है? ध्रुवों पर अधिकतम होता है। किसी पिंड का भार ध्रुवों पर अधिकतम होता है, वह न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियमों के कारण होता है। ध्रुवों पर अधिकतम होता है आपका पिंड का भार। उसके बाद छठवां क्वेश्चन है, विषुवत रेखा की अपेक्षा ध्रुवों पर पिंड का भार अधिक होता है क्योंकि ध्रुवों पर पृथ्वी की घूर्णन गति अधिकतम है, विषुवत रेखा पर पृथ्वी की घूर्णन गति अधिकतम है, ध्रुवों पर हिमटॉप के कारण आकर्षण बल अधिक होता है। उपरोक्त में से कोई भी पूर्ण स्पष्टीकरण नहीं है। तो इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी।
उपरोक्त में से कोई भी पूर्ण स्पष्टीकरण नहीं है, क्योंकि विषुवत रेखा जो है उसकी अपेक्षा ध्रुवों पर पिंड का भार अधिक होता है। जो मैंने आपके ऊपर के क्वेश्चन में बता दिया था, पिंड का भार पोल्स पर जो कि आपके ध्रुव होते हैं उधर पर अधिकतम होता है, और इसीलिए आर जो होता है, जो पृथ्वी की त्रिज्या के कारण ऐसा होता है। जो आर जो होता है, जो डिस्टेंस होता है आपका, वो पृथ्वी की त्रिज्या पर डिपेंड करता है, त्रिज्या पर डिपेंड करता है। इसीलिए क्या होता है, आपका पिंड का भार ध्रुवों पर अधिक होता है विषुवत रेखा के कंपैरिजन में। उसके बाद 7वां क्वेश्चन है, किसी पिंड का भार उत्तरी ध्रुव व विषुवत रेखा पर क्रमशः WP व WE है। WP मतलब वेट पोलर और ये वेट इक्वेटर, ठीक है। यदि पृथ्वी का घूर्णन रुक जाए तो WP बढ़ जाएगा, WP में कोई परिवर्तन नहीं होगा, WE में कोई परिवर्तन नहीं होगा, या WE कम हो जाएगा। तो इसका क्या आंसर होगा, इसका आंसर होगा बी ऑप्शन। किसी पिंड का भार उत्तरी ध्रुव व विषुवत रेखा पर क्रमशः क्या होता है, WP व WE है, ठीक है। यदि पृथ्वी का घूर्णन रुक जाए, अगर पृथ्वी घूमना ही रुक जाए तो क्या होगा, WP जो कि पोलर है, जो कि आपका क्या है पोलर में वेट है, वो परिवर्तित नहीं होगा, उसका वेट क्या होगा, उतना ही रहेगा जितना पहले था, अगर घूमना रुक जाए तब भी। उसके बाद 8वां क्वेश्चन है, लिफ्ट में व्यक्ति का भार तब तक अधिक हो जाता है जबकि लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जा रही हो, एक समान वेग से नीचे आ रही हो, ऊपर की ओर त्वरण से गमन करे, नीचे की ओर त्वरण से गमन करे। तो लिफ्ट में व्यक्ति का भार तब अधिक हो जाता है जब लिफ्ट ऊपर की ओर एक समान वेग में गमन करे। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अगर आप ये मान लो कि आपकी ये लिफ्ट है और ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है, नीचे की तरफ आपका क्या लगेगा, मास जो है और ग्रेविटी लगेगी, ठीक है। तो क्या होगा, आर को अगर ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा मास और ग्रेविटी से, और अगर आप मास और ग्रेविटी को आर से माइनस कर दें तो क्या निकलेगा, मास इंटू एक्सेलरेशन निकलेगा, जिसकी वजह से ऊपर जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, आर किसके बराबर होना चाहिए, mg जो मास इंटू ग्रेविटी थी प्लस मास इंटू एक्सेलरेशन, अगर आपको ऊपर जाना है तो। और एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। अब 9वां क्वेश्चन, किसी पिंड को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाने पर उसका द्रव्यमान भिन्न होगा किंतु भार वही रहेगा, या उसका द्रव्यमान व भार दोनों भिन्न हो जाएंगे, उसका द्रव्यमान वही रहेगा किंतु भार भिन्न हो जाएगा, उसका द्रव्यमान व भार दोनों पूर्ववत रहेंगे। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। तो किसी पिंड को अगर आप पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाने और उसका द्रव्यमान तो वही रहेगा किंतु भार भिन्न हो जाएगा। तो भार भिन्न क्यों हो जाएगा, क्योंकि भार में अंतर होने का कारण है पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा की ग्रेविटी। अब ग्रेविटी क्या होती है चंद्रमा की ग्रेविटी का मान होता है 1/6, ठीक है। चंद्रमा में जो ग्रेविटी लगती है वो पृथ्वी से 1/6 होती है। उसके बाद 10वां प्रश्न है, एक समान गति से घूर्णत शाफ्ट में धागे से एक गेंद बंधी है। शाफ्ट के अचानक रुकने पर धागा शाफ्ट पर लिपटने लगता है और गेंद का कोणीय वेग क्या होगा, बढ़ जाएगा, स्थिर रहेगा, घट जाएगा, शून्य ही रहेगा। तो इसका आंसर क्या होगा, बढ़ जाएगा। एक समान गति से घूर्णत शाफ्ट में धागे से एक गेंद बंधी है। शाफ्ट के अचानक रुकने पर धागा शाफ्ट से लिपटने लगा और गेंद का कोणीय वेग क्या होगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि वो तेज अब छोटा हो गया उसका जो सेंटर से उसकी दूरी, तो वो तेज घूमने लग गया, ठीक है। 11वां क्वेश्चन है, एक गोल पीपे बैरल को खींच कर ले जाने की अपेक्षा लुढ़काना सुगम होता है क्योंकि खींचने पर पीपे का संपूर्ण भार कार्यरत होता है। सभी घर्षण स्लाइडिंग फ्रिक्शन की तुलना में लोटेनिक घर्षण रोलिंग फ्रिक्शन कम होता है। खींचते समय पीपे की सतह का अधिक क्षेत्रफल सड़क के संपर्क में आता है। उपरोक्त के अलावा कई अन्य कारण हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, बी बिल्कुल सही होगा। अगर आप स्लाइडिंग फ्रिक्शन लेते हैं, जब दो वस्तु एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं तो उनके बीच एक बल लगता है जिसका कारण वस्तु की गति में विरोध आता है, और उस बल को क्या बोलते हैं आप, घर्षण बोलते हैं, फ्रिक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन में क्या होता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन में जो आप दोनों का जो बॉडीज़ होती हैं उनका जो होता है बीच में बहुत ज़्यादा आपका
विरोध होता है। इसीलिए स्लाइडिंग में क्या होता है, आप जब धक्का देते हैं किसी चीज़ को तो वो ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है, तुलनात्मक रोलिंग फ्रिक्शन में क्या होता है, गोल होता है। तो उसमें क्या होता है कि आप जो ये आपके बीच की जो दूरी होती है जो दो वस्तुओं की, वो बहुत कम होती है। इसकी वजह से क्या होता है कि आप स्लाइड करके मुश्किल से ले जा पाते हैं, लेकिन आप रोल करके आसानी से ले जा लेते हैं। इसीलिए जो कार होती है या फिर जो भी वाहन होते हैं वो उनका टायर जो होते हैं गोल होते हैं, रोलिंग फ्रिक्शन के तहत। अब 12वें क्वेश्चन की बात करें। जल से भरे गिलास के नीचे दबे कागज को शीघ्रता से गिलास के नीचे से जल को छिड़काए बिना ही खींचा जा सकता है। ये परिघटना कागज व गिलास के मध्य घर्षण की कमी दर्शाता है, न्यूटन के तृतीय नियम को दर्शाता है, जड़त्व के गुण को दर्शाता है, या त्वरण को दर्शाता है। तो ये क्या दर्शाता है, तो अगर आप बात करें जल से भरे गिलास के नीचे दबे कागज को शीघ्रता से गिलास के नीचे से जल को छिड़काए बिना ही खींचा जा सकता है, तो ये क्या दिखाता है, जड़त्व के गुण को दर्शाता है। ठीक है, किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण कोई वस्तु अपनी स्थिति को बनाए रखना चाहती है उसे हम क्या कहते हैं, जड़त्व कहते हैं। जड़त्व को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, जड़त्व को हम इंग्लिश में बोलते हैं इनर्शिया। तो वो इनर्शिया बनाना चाहती है अपने आप को, वहीं उसी जगह पर ढालना चाहती है, और इसी को हम इनर्शिया कहते हैं। और इसी से क्या होता है कि हम जब एकदम से किसी कागज़ को शीघ्रता से गिलास के नीचे से खींचते हैं तो वो बिना गिलास गिराए कागज़ बाहर निकल जाता है। उसके बाद 13 क्वेश्चन है, किसी पिंड का वेग दुगना हो जाए तो उसका त्वरण दुगना हो जाएगा, उसका संवेग दुगना हो जाएगा, उसकी गतिज ऊर्जा दुगनी हो जाएगी, या फिर उसकी स्थितिज ऊर्जा दुगनी होगी। तो क्या होगी, स्थितिज ऊर्जा दुगनी होगी, गतिज ऊर्जा दुगनी होगी, संवेग दुगना होगा, या त्वरण दुगना होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा बी। अगर हम किसी वस्तु का द्रव्यमान m ले लें, ठीक है, और उसका वेग क्या ले लें, वेग को हम v ले लें, ठीक है, तो उनके गुणनफल को क्या बोलते हैं, संवेग बोलते हैं। ठीक है, उनके गुणनफल को संवेग बोलते हैं। और संवेग की जो SI होती है, सिंपल यूनिट होती है, जो आपकी SI यूनिट होती है वो क्या होती है, मीटर किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड क्या होती है, उसकी SI यूनिट होती है, उसकी मात्रक होती है। ठीक है, इसके बाद 14 क्वेश्चन पे आते हैं। 14 क्वेश्चन, एक भारी एवं एक हल्के पिंड पर एक समान बल एक ही अवधि के लिए लगे हों तो यह पिंड एक समान वेग से गतिमान होंगे, एक समान संवेग से गतिमान होंगे, एक समान त्वरण से गतिमान होंगे, या उपरोक्त जैसा कुछ भी नहीं होगा। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी। अगर एक भारी एवं एक हल्के पिंड को एक समान बल देंगे तो कितना अवधि लेगी, ये पूछा गया है। तो एक समान संवेग से गतिमान होंगे, ये पिंड संवेग संरेखण के सिद्धांत के अनुसार गतिमान होंगे। तो क्या होता है कि संवेग संरक्षण, ये रूल कहता है कि अगर आप एक हल्के पिंड हो या एक भारी पिंड हो, अगर एक समान बल से एक अवधि के लिए लगाते हैं तो क्या होगा, वो एक समान जाएंगे, एक समान वो गतिमान होंगे। तो संवेग संरक्षण का नियम ये कहता है। उसके बाद 15 क्वेश्चन है, 20 किलोग्राम के एक पिंड को भूमि के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर बनाए रखने हेतु आवश्यक कार्य क्या होगा। 200 जूल, 20 जूल, शून्य होगा, इनमें से कोई सत्य नहीं है। तो इसका क्या होगा, शून्य होगा। 20 किलोग्राम का अगर एक पिंड को भूमि के एक ऊपर मीटर ऊंचाई पर बनाए रखने हेतु आवश्यक कार्य शून्य होगा। जब बल लगाकर किसी वस्तु को बल की दिशा में विस्थापित कर दिया जाए तो उसके बाद क्या होता है, बल का कार्य 0 हो जाता है। तो अगर 1 मीटर की ऊंचाई पर आपने उसको उठा लिया, उसके बाद जो बल जो आवश्यक कार्य लगेगा वो 0 लगेगा, क्योंकि उसके बाद वो कार्य समाप्त हो चुका है। इसके बाद 16 क्वेश्चन की बात करें, किसी पिंड का वेग 2 गुना होने पर उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, दुगनी हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगी, आधी रह जाएगी, या 1/4 रह जाएगी। तो इसका आंसर होगा सी, उसकी जो गतिज ऊर्जा होगी वो 4 गुना हो जाएगी। उसके बाद बात करते हैं, घड़ी में चाबी भरने पर प्रक्रिया में घड़ी है विद्युत ऊर्जा संग्रहित होती है।
दाब ऊर्जा संग्रहित होती है, गतिज ऊर्जा संग्रहित होती है या स्थिर ऊर्जा संग्रहित होती है? तो कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है? तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद 18 क्वेश्चन पे आते हैं। स्थिर आलंब में लटके एक लंबे धागे से बंधा एक छोटा पदार्थ इधर उधर झूल रहा है, दोलन कर रहा है। तो पदार्थ को स्थिर ऊर्जा दोलन के मध्य में अधिकतम होगी, गतिज ऊर्जा दोलन के बीच अधिकतम होगी, स्थिर ऊर्जा हमेशा गतिज ऊर्जा के बराबर होगी, या स्थिर व गतिज ऊर्जा का कुल योग दोलन के मध्य में अधिकतम होगा? तो 18 का आपका आंसर हो जाएगा बी, गतिज ऊर्जा दोलन के बीच अधिकतम होगी। ठीक है। उसके बाद 19 क्वेश्चन पे आते हैं। पहाड़ पर चढ़ते समय व्यक्ति आगे झुकता है ताकि फिसल न जाए, चाल बढ़ जाए या तेजी से चढ़ सके, थकान कम हो जाए या स्थायित्व स्थिरता में वृद्धि हो। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा स्थायित्व। स्थिरता के लिए वो आगे झुकता है क्योंकि वो अपना गुरुत्व केंद्र जो होता है, वो केंद्र बिंदु जो होती है उसको सही रखना चाहता है, इसीलिए वो आगे की तरफ झुकता है पहाड़ में। इसके बाद 20th क्वेश्चन है। भूस्थिर या तुल्यकाली उपग्रह जियो स्टेशनरी सैटेलाइट घूर्णन का आवर्त काल 24 घंटे, 30 दिन, 365 दिन या निरंतर परिवर्तनशील होता है? तो भूस्थिर या तुल्यकाली उपग्रह जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के घूर्णन का आवर्त काल क्या होता है? 24 घंटा होता है। तो गाइज़ ये थे आज के 20 क्वेश्चंस जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।